बात करने वाले हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1963, लिमिटेशन एक्ट 1963 ये कहता है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिसको रेमेडी चाहिए कहां से, कोर्ट से, क्या बोल रहे हैं, कोई भी पर्सन जिसको रेमेडी चाहिए। अब वो कोई भी पर्सन कौन होगा, ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि मेरे को अपने लिए लीगल रेमेडी चाहिए, और वो लीगल रेमेडी या तो कैसे मिलेगी, बाय फाइलिंग सूट, क्योंकि उसका भरोसा किस पर है कि जस्टिस होगा कोर्ट में, या उसको लगता है कि बाय फाइलिंग एप्लीकेशन, या हो सकता है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी के लगानी है उसका अगेंस्ट अपील। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कहता है कि मुझे लीगल रेमेडी चाहिए और बाय फाइलिंग सूट या एप्लीकेशन या अपील, तो लॉ कहता है कि हाँ, हम लोग क्यों बैठे हैं भाई, जस्टिस करने के लिए बैठे हैं। लेकिन सुनो ना, एक टाइम पीरियड तक ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, बहुत ध्यान से सुनना। लॉ हेल्प्स डिलीजेंट नॉट इंडोलेंट। वन मोर टाइम, लॉ हेल्प्स डिलीजेंट नॉट इंडोलेंट, मतलब लॉ उसको हेल्प करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा जो अपने राइट्स को लेकर अवेयर है और जो कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करता। सोचने बात वाली बात है, तुमको बोला गया अपील लगा लो इस मैटर पे, 60 डेज का टाइम देना, कितना तुमको लगता है अगेंस्ट ऑर्डर जाना है, तुम्हें 60 दिन का टाइम दिया हो, एक प्रोविजन में लिखा है, एक प्रोविजन है, सपोज एक प्रोविजन में बोला गया है कि अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको अपील करनी है हायर अथॉरिटी को, तो ड्यूरेशन कितना है, 60 डेज। आप घर बैठे हुए पॉपकॉर्न खा रहे हो, हाँ है ना, सांस भर रहे हो, और क्या 60 डेज में आप अपील नहीं लगा रहे हो, तो क्या ये डिलीजेंट पर्सनालिटी है? नहीं, ये इंडोलेंट पर्सनालिटी है जो अपने ही राइट को लेके क्या हो रहा है, कैजुअल हो गया है। अवेयर तो है, अवेयर है, समझो। पहले हम देखेंगे क्या, अवेयर है, कैजुअल है, 60 डेज में गया नहीं। अगर अवेयर होता बट किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं गया तो उसे एक्सेप्शन कहते हैं कि ठीक है, सुनेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम को। याद रखना कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर जब किसी लॉ के अंदर लिखे हुए प्रोविजन में किसी भी सूट को लाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वापस समझिएगा, किसी प्रॉपर्टी एक्ट जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान सुनना, क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मिस्टर ए ने कब्जा ले लिया, मतलब पोजीशन, अनलॉफुली पोजीशन ले लिया। अब जो मिस्टर बी हैं वो क्या है, एक्चुअल ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एक्ट्स। अब यहां पर लॉ कहता है इस प्रॉपर्टी एक्ट्स को रिकवर करने के लिए 12 साल है आपके पास, कितना, 12 इयर्स के अंदर वो इस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, मतलब मिस्टर ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। इतना बड़ा टाइम आपको दे दिया, 12 साल से तुम पहुंचे ही नहीं कोर्ट के पास। ये सब मेरी एप्लीकेशन, मतलब मैं यहाँ सूट फाइल करने आया हूं अगेंस्ट मिस्टर ए, कब आए हो, 12 साल निकल जाने के बाद। कोर्ट बोलेगा ऐसा है, बहुत जल्दी आ गए आप तो, यू अंडरस्टैंड। तो यहां पर लॉ कह रहा है, सुन, बाहर हमने बड़ा लिखा रखा है कि लॉ प्रोटेक्ट, लॉ हेल्प्स टू वूम, लॉ हेल्प्स डिलीजेंट नॉट इंडोलेंट। जो इंसान याद रखेगा क्या कर रहा है, जानते हुए भी इस तरह का एक्ट करता है कि उसके राइट्स को लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं पर भी उन्हें वो यूज नहीं कर रहा है, तो कोर्ट का एक तरीके से टाइम वेस्ट करना होगा। जब सोचने वाला बात है, नंबर ऑफ केसेस हैं, आप टाइमली आप आते नहीं और अपने पुराने केसेस को टाइम निकल जाने के बाद लाते हो, तो कोर्ट जस्टिस कैसे करेगा? तो इसलिए हर एक याद रखिएगा, चाहे वो सूट हो, अपील हो या एप्लीकेशन हो, ठीक है, इनके लिए एक लिमिटेशन दे रखा है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद, बोलिएगा कॉज ऑफ एक्शन अराइज, कॉज ऑफ एक्शन मतलब कोई घटना घटी है, उस घटना के घटने के बाद से उस ड्यूरेशन तक, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक आप अपनी या तो सूट फाइल कर सकते हैं, अपील या एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तीनों ही मैटर में ड्यूरेशन अलग अलग होती है। सूट में जनरली देखा है ड्यूरेशन लंबी मिलती है, लॉन्गर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी ने टॉर्ट कमिट किया और उसके अगेंस्ट आपको क्लेम करना है, तो क्लेम करने का टाइम आप कोर्ट से 1 साल तक का होता है, ठीक है। वहीं अगर हम ध्यान से देखें, अपील और एप्लीकेशन में ड्यूरेशन बहुत कम हो जाती है। इसीलिए एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, वन मोर टाइम, सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि सुनिएगा, कोर्ट ना एक बार लिमिटेशन पीरियड निकल गया ना, तो कोर्ट फिर उस मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा, चाहे वो सूट हो, अपील हो या एप्लीकेशन हो। सॉरी, किसकी हिम्मत है बात करने की, सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 की,
क्लियर? वो क्या कह रहा है कि एक बार अगर लिमिटेशन पीरियड पास हो गया, कंप्लीट हो गया, कि आप सूट फाइल कर सकते थे, अपील कर सकते थे, अपील कर सकते थे या एप्लीकेशन लगा सकते थे, और आपने नहीं किया तो कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा। सर ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, लॉ ने कहा ना, वी प्रोटेक्ट टू वूम डिलीजेंट नॉट इंडोलेंट। ऑलराइट, अच्छा, लेकिन अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है। मान लीजिएगा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान सुनना। एक इंसान ने ना, हमने इस केस में देखा, मिस्टर ए ने इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और मिस्टर बी ने अभी तक, मतलब 12 साल तक इनके ऊपर कोई रिकवरी का सूट फाइल नहीं किया। 12 साल बाद जब ये कोर्ट गए, ठीक है, अपनी लोकल ज्यूरिडिक्शन में, मतलब जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड थी उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन में इन्होंने पहुंचे और सूट फाइल किया, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कोर्ट ने बोला चलो निकलो बाहर। बोले सर क्यों निकाल रहे हो बाहर? बोले ऐसा पढ़ के नहीं आया लिमिटेशन एक्ट 1963। सर मेरे को तो पता ही था, मैं तो अवेयर ही नहीं हूं। तो ध्यान से रखना एक और बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये नहीं है कि सर मुझे तो नहीं पता था मर्डर करना यहाँ पे क्राइम है, हमारे यहाँ तो पहले होता था, तो तुम्हारे यहां नहीं चलेगा। क्लियर हो? तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। बट सर अब क्या हुआ, मिस्टर ए आए बाहर निकलते हुए और उन्होंने बी को बोला, सुन ऐसा है यार, देख मैंने ना अभी अभी मेरी अंदर से इनर फीलिंग करी है, ये पाप है, ठीक है, गड़बड़ है, जो मैंने तेरी प्रॉपर्टी पे इलीगली अनलॉफुली पोजीशन ले रख लिया है, तो मैं तेरी प्रॉपर्टी एक्स तुझे वापस करना चाहता हूं। बट क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है नहीं, तो मुझे तू एक काम कर दे, सिर्फ 1 लाख रुपए दे दे। तेरी प्रॉपर्टी की तो 1 करोड़ की है, तो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दे ताकि मैं हरिद्वार चला जाऊं। इन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट क्या कर लिया, सेटलमेंट कर लिया। सर ये अब ये इलीगल है? नहीं। तो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, लीगल रेमेडी इन द कोर्ट खत्म हो जाती है। लिमिटेशन एक्ट पीरियड के अंदर अगर आप अपना मैटर लेकर नहीं आते हो तो लीगल रेमेडी इन द कोर्ट खत्म हो जाती है। आउट ऑफ द कोर्ट अगर आप सेटलमेंट कर लेते हो तो कोर्ट कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लॉफुल है, आप लोगों ने अपनी कंसेंट से कर लिया। बट कोर्ट अब इसमें इंटरफेयर नहीं करता है। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 इसे हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज सिर्फ 2 ही जगह अप्लाई होती है, अपील पर और एप्लीकेशन पे। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिएगा अपील फाइल करने की ड्यूरेशन थी 60 डेज, कितना? 60 डेज। और मान लीजिएगा 60 डेज में एक पर्टिकुलर पर्सन अपील फाइल नहीं कर पाया। हो सकता है कि एक सफिशिएंट कॉज ऐसा हो कि मिस्टर ए जिनको अपील फाइल करी थी अगेंस्ट पर्टिकुलर अथॉरिटी विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज, इसी ड्यूरेशन में मिस्टर ए के जो फादर थे, मान लीजिएगा मिस्टर एक्स, इन फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, और मिस्टर ए जो है अकेले ही एक ऐसे पर्सन है जो अपने फादर को संभालते थे। ये अपने फादर की केयर कर रहे थे और उस ड्यूरेशन में याद रखिएगा ये 60 डेज से पीरियड निकल गया। अब ये पहुंचे कोर्ट के पास, कोर्ट ने बोला देखो ऐसा है, तुम्हारी अपील करने का टाइम 60 डेज निकल गया। बट मिस्टर ए, उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि सर सेक्शन 5, क्या सेक्शन 5 जो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, कि अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो उसके ऊपर याद देखिएगा जो 60 डेज वाली जो ड्यूरेशन अगर वो निकल जाती है तो क्या देखिए कोर्ट एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है, मतलब आपको फर्दर टाइम और दे सकता है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि किस किस को हम सफिशिएंट कॉज बोलेंगे और किसको सफिशिएंट कॉज नहीं बोलेंगे। इसके लिए कुछ रेफरेंसेस याद रखिएगा, लॉ ने जजमेंट बेसिस पे भी दी हुई है, ठीक है, बट कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं कहा गया किसी को कि सिर्फ यही सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। यहां जो मैंने अपनी एग्जांपल लिया है, ऑफ कोर्स इसे सफिशिएंट कॉज माना गया है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिएगा आप अप्लाई करने जा रहे थे, अपील करते या एप्लीकेशन फाइल करते, बात किसके लिए कि जो और आपका लॉयर था, है ना, ये आपका अटर्नी जो था, उसने वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपको टाइमली प्रोवाइड नहीं किया, या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स या रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपके प्रोफेशनल्स जो लॉयर था उसने दे दी आपको, और आप ये अज्यूम कर रहे थे कि 60 डेज का टाइम पीरियड है, जबकि उसमें अपील करने टाइम कितना था, 30 डेज। तो अगर रॉन्ग एडवाइस मिली किसी प्रोफेशनल से तो आपका गलती तो नहीं था, ये आपको ये बात सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी कोर्ट में। तो जहां पर जब सेक्शन 5 देखे ना तो 5 की बात करता है सफिशिएंट कॉज,
बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या ये सफिशिएंट कॉज सूट पे अप्लाई नहीं होता? तो लॉ मेकर कहते हैं बुद्धू राम, जब सूट फाइल करने का ड्यूरेशन इतना लंबा दे रखे, 1 साल, 3 साल, 12 साल, 15 साल, इतना लंबा ड्यूरेशन दे रखे, अब भी तेरे को सफिशिएंट कॉज सही है? नहीं, वो डिपेंड करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रही है कि क्या सूट में कितना भी डिफाइन टाइम में पीरियड होता है? आंसर इज नो। वो हम बताएंगे आगे कि किस केस, जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्ट के केस में अगर क्लेम करना है सूट का टाइम तो 1 साल हो गया। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है तो उसका 3 साल है, ठीक है, 3 इयर्स है। ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है 12 इयर्स है। तो उसका पूरा का पूरा हम लिस्ट समझेंगे। बट यूजुअली सूट के फाइल करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन अवेलेबल होती है, बट अपील और एप्लीकेशन केसेस में ड्यूरेशन बेहद कम होती है। इसलिए कोर्ट बोलता है कि ठीक है, सफिशिएंट कॉज को एंटरटेन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी, याद रखिएगा, अपने जजमेंट में एक बात साफ साफ कही है कि कोई भी कोर्ट अगर मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल एक लिमिटेशन किसी पर्टिकुलर अपील की एप्लीकेशन या सूट फाइल करने की पास हो जाती है, निकल जाती है, तो कोई भी कोर्ट उसे एंटरटेन ना करे। बट अगेन एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, क्या सर, क्या यहां पर कोर्ट जब एक्सेप्शन पर इसको एंटरटेन कर रही है तो कर नहीं सकती? ऑफ कोर्स, वो उसकी ज्यूरिडिक्शन में आता है। अब क्वेश्चन वापस से आता है कि सर ज्यूरिडिक्शन क्या होती है कोर्ट की? हम लोग पढ़ते ना, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट जो होती है बेसिकली 2 चीजों पर डिसाइड की जाती है, जो कि ना आप ना हम करते हैं। वो कौन कर देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड कर देता है। फर्दर क्या होती है, 2 बातें ध्यान रखिएगा। एक ज्यूरिडिक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं एरिया वाइज, ठीक है, एंड साथ में होती है उसके लिए मनी या मॉनेटरी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैटर, ऐसे मान लेते हैं, हम चेक करते हैं कि जयपुर, ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एक कोई इंसिडेंट अराइज हुआ, कहां पर? जयपुर में हुआ, कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने ना क्या करना था, कोई भी ब्रीच कर दिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्लेम करना था। वो मैटर कहां अराइज हुआ? जयपुर में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर्टी एक्स जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कहां सिचुएटेड थी? जयपुर में। अब तो यहां पे एरिया क्या हो गया? जयपुर, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि क्या कोर्ट की पावर में वो कितना अमाउंट तक, क्या देखिए इसमें हम समझेंगे आगे जाके कि हर एक कोर्ट की पिक्यूनियरी लिमिट्स होती हैं, कि कोई कोर्ट 1 लाख तक का जजमेंट देख सकती है, 1 लाख तक का कॉम्पिटिशन का मैटर है। कोई कोर्ट फिर उससे अपर कोर्ट जो होगा वो 10 लाख तक दे सकती है, उससे हायर कोर्ट जो होगा वो नो लिमिट भी हो सकती है। तो हम यहाँ जूम कर लेते हैं एक बार के लिए, ये मैटर हुआ हमारा जयपुर और मनी की कोई लिमिट नहीं है मान लीजिएगा। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, चलिए 1 करोड़ मान लेते हैं, बस जूम करने डेटा। अब क्या होगा जब हम ये चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी एक्स का मैटर कहां जाएगा, तो ज्यूरिडिक्शन में पता लग जाएगी कैसे, एरिया कहां पर हुआ है वो जयपुर, और हम देखेंगे कहां पर मनी का मैटर इन्वॉल्व हो गया। तो जो हम यहां पर सिविल कोर्ट देखेंगे, और सिविल कोर्ट के अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि जो जज हैं वो फर्स्ट रैंक, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो हायर अथॉरिटी है। अब यहां पर भी डिवीजन होती हैं, ब्रांचेस की डिवीजन होती हैं, चिंता मत करो वो आगे समझाऊंगा, बट हमें इससे ये आइडिया लग जाएगा ज्यूरिडिक्शन से। अब जैसे मान लीजिएगा ये मैटर अगर यहाँ पर जयपुर में हुआ है, तो क्या दिल्ली के अंदर बैठा कोर्ट कुछ जजमेंट देगा क्या इसके ऊपर? नहीं, क्योंकि सर वो क्या है, हमने चेक किया एरिया और फिर इसमें आता है, तो वो इंसिडेंट किस एरिया में हुआ है वहीं की कोर्ट। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, अगर हम बोलते हैं हाई कोर्ट, तो क्या इंडिया में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट है? नहीं, हर एक स्टेट में हाई कोर्ट है। अब अगर कोई मैटर किसी पर्टिकुलर स्टेट में अराइज हो जाता है, कोई इमरजेंसी अराइज हो गया, उस पर अब झगड़ा हो गया, अब जजमेंट देने की बात है जिसमें जजमेंट सिर्फ हाई कोर्ट देगा, तो मान लेते हैं कि मैटर ऐसा अराइज हो दिल्ली में हुआ है जिसपे अथॉरिटी हाई कोर्ट की है, तो दिल्ली हाई कोर्ट अटेंड करेगा उसको, या फिर बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो हम जब ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करते हैं, अब देखो ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या सर ये ज्यूरिडिक्शन जब हम डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो सेक्शन 3 में तो आपने बता दिया कि लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट उसे एंटरटेन नहीं करेगा एक बार अगर क्या हुआ, वो मैटर बियॉन्ड द टाइम पीरियड चला गया, ठीक है, चाहे वो सूट हो, अपील हो या फिर एप्लीकेशन हो।
अब सर ये बताइएगा कि अगर कोर्ट मान लीजिएगा सफिशिएंट कॉजेस के ऊपर इसे एंटरटेन करती है तो वो जजमेंट दे सकती है, आंसर इज जजमेंट दे सकती है। क्यों? अगर वो सेक्शन 5 पे सफिशिएंट कॉज को सेटिस्फाइड कर देता है, जो भी पर्सन यहाँ पे एप्लीकेंट है या फिर अपीलेंट है। क्लियर? तो जुरिडिक्शन यहाँ पर कब बार्ड हो जाती है, बार्ड का मतलब कब रोक लग जाती है, अगर वो लिमिटेशन एक्ट के बियॉन्ड किसी सूट को फाइल करते हैं। लेकिन कोर्ट ने यहां पर आगे ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कोई दो पार्टीज बाहर जाकर, मतलब बाहर का मतलब ये नहीं कि हम बाहर का मतलब कह रहे हैं बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ द कोर्ट जुरिडिक्शन, कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर जाकर वो सेटलमेंट कर लेते हैं तो वो लॉफुल है, वो लीगल ही माना जाएगा। तो डाउट्स के अंदर जो छोटी सी कहानी जो हमने अभी डिस्कस करी हुई है वो किस पे करी है? इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, जिसमें सेक्शन 3 की बात करिए, सेक्शन 5 की बात करिए। सेक्शन 5 में और भी कई सारी एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे, सेक्शन 6 करेंगे, 7, 8, 9, 10 सब जबरदस्त क्वेश्चंस के अंदर वो आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस ऑलराइट, क्वेश्चन क्वेरी